नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार 160 साल पुराने मद्रास यूनिवर्सिटी कैंपस से। आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं मद्रास यूनिवर्सिटी प्रशासन का धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ ही मद्रास यूनिवर्सिटी का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि मद्रास यूनिवर्सिटी ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी.के. कृष्णमेनन, सी.वी. रमन, वी.वी. गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे महान हस्तियों, इसके अलावा सरोजनी नायडू जैसी महान हस्तियों को भी अपने यहाँ फलने फूलने का मौका दिया, जिन्होंने देश के निर्माण में एक अहम योगदान किया। आज उनके इस योगदान की वजह से हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु का भी विकास हुआ और आज मौजूदा दौर में यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। राज्य में चुनाव होने वाला है, 16 तारीख को वोटिंग है और उससे पहले यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, जो नेता हैं, वो किस किस तरह के वादे कर रहे हैं। तमाम जो हमने हस्तियों के नाम लिए, उनके योगदान और उनके कार्यक्रमों पर आगे चलकर तमिलनाडु कितना विकास कर पाया है और किन क्षेत्रों में पीछे रह पाया है, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आइए आपका परिचय कराते हैं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं सर्वना राजेंद्रन साहब। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं और आपने पेरियार मूवमेंट पर काफ़ी काम किया है। सर्वना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ के.वी. लक्ष्मण हैं, आप प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं चेन्नई ब्यूरो हिंदुस्तान टाइम्स में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ MIDS यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर सी.वी. लक्ष्मणन साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गोपाल जी मालवीय हैं। गोपाल जी मालवीय का एक और परिचय मैं कराना चाहूँगी। जिस मद्रास यूनिवर्सिटी की अभी हमने इतनी तारीफ़ की और गुणगान किया, उस मद्रास यूनिवर्सिटी में आपने तकरीबन 37 साल गुजारे हैं और आपने यहाँ पर पढ़ाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं सुदर्शन पद्मनाभन, आप कोऑर्डिनेटर हैं तमिलनाडु इलेक्शन वॉच के। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक सर्वे किया है तमिलनाडु की जनता के ऊपर, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर तमिलनाडु की जनता का भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने का निश्चय किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और आपका भी। सबसे पहले दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। दशकों पुराने चेहरे फिर आमने सामने हैं, मगर इस बार उन्हें चुनौती देने उतरे हैं दो और चेहरे। तमिलनाडु के मतदाताओं को इन्हीं चेहरों में से अगले 5 साल के लिए अपना मुख्यमंत्री चुनना है। इन सब ने उनका वोट पाने के लिए मुफ्त तोहफों के वायदों की झड़ी लगा दी है। रंगीन टीवी, मिक्सर ग्राइंडर जैसी चीजें पहले भी पार्टियों ने बांटी हैं। अब अम्मा कैंटीन्स में सस्ता भोजन पूरे राज्य में उपलब्ध है। इस बार मतदाताओं के सामने छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप, 10 GB फ्री इंटरनेट डेटा, आम लोगों के लिए सस्ती दरों पर सेलफोन और पंखे, शादी के वक्त गरीब परिवारों को 4 ग्राम सोना के साथ 20,000 रुपए, मैटरनिटी अवकाश में 9 महीनों तक की बढ़ोतरी, 45 रुपए लीटर पेट्रोल और 35 रुपए लीटर डीजल और किसानों के लिए विदेश यात्राएं जैसे वादे हैं। लेकिन मुफ्त चीजें पाने की भी एक बड़ी कीमत होती है। इस रुझान का परिणाम है कि तमिलनाडु में विकास के दीर्घकालिक नियोजन जैसी बातें राजनीतिक चर्चाओं से दूर हो गई हैं। सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी मिटाने की बातें चुनावी एजेंडों से बाहर हैं। कभी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर DMK और अन्ना DMK की अलग पहचान होती थी, अब दोनों के समान वादे हैं। फर्क सिर्फ नेताओं के चेहरों का है, मगर चेहरों की भी अपनी मुश्किलें हैं। जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, करुणानिधि वंशवाद में डूबे हैं, विजयकांत का अस्थिर मन और गुस्सैल स्वभाव खूब चर्चित रहे हैं। मगर तमिलनाडु की जनता की मजबूरी उनके बीच ही किसी एक को चुनने की है। क्या इनमें से किसी को सही अर्थों में विकल्प कहा जा सकता है? क्या इनसे किसी बदलाव की उम्मीद हो सकती है? E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार के दौर में शुरू हुए द्रविड़ आंदोलन में जाति प्रथा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जोरदार मुहिम चलाई गई थी। मगर उस आंदोलन से निकली द्रविड़ पार्टियों के एजेंडे में आज ऐसे मुद्दे कहीं नजर नहीं आते। DMK नेता और पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई की ईमानदारी और सादगी बहुचर्चित थी। क्या उनका अनुयायी कहे जाने वाले नेताओं में इन गुणों की कोई झलक ढूंढी जा सकती है? तो क्या ये कहना गलत होगा कि तमिलनाडु की राजनीति में पेरियार या द्रविड़ आंदोलन की विरासत
खत्म हो चुकी है। अलग अलग जातीय आधारों में बटी पार्टियों को जोड़कर वोट जुटाने की जुगत सभी बड़े दलों ने भिड़ाई है। जिसका जोड़ ज्यादा कारगर होगा वो विजेता बनकर उभरेगा। तमिलनाडु की सियासत का आज यही असली रूप है। सरवना जी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत अगर आपसे करूं, हमने कहा कि तमिलनाडु में वो तमाम हस्तियां रहीं और ख़ास तौर से इस मद्रास यूनिवर्सिटी में, जिसने ना सिर्फ तमिलनाडु को बल्कि देश को एक बड़ा योगदान दिया, देश के निर्माण में एक बड़ा योगदान दिया। लेकिन आज अगर हम इस राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करें तो पिछले 60-70 सालों में कहाँ पहुँच पाया है ये राज्य? तमिलनाडु इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट है, ये तो सब जानते हैं, और एजुकेशनली बिकॉज वो सामने जो स्टेट कर्नाटका एंड आंध्रा, ये दोनों कंपेयर करेगा तो तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकली ये तीनों में भी हाई लेवल में है, क्योंकि इनका जो द्राविडन पॉलिटिकल मूवमेंट, जो द्राविडन पार्टी मतलब से आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के लेवल पे तमिलनाडु ने अपनी एक जगह बनाई है। एक जगह बनाया एकदम, वो भी इतना सरल से बनाया कि सभी लोगों को साथ में लेके बनाया, वैसे नहीं कि कोई किसी को। लक्ष्मणन साहब, क्या आप इनकी बात से, सरवना की बात से सहमत हैं कि तमिलनाडु ने राजनीतिक और सामाजिक छोड़ देते हैं, पहले हम आर्थिक बात कर लेते हैं, आर्थिक विकास के लिहाज से वो जगह हासिल कर ली है जो तमिलनाडु को कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या देश के दूसरे राज्यों से अलग करता है? क्या तमिलनाडु ने आर्थिक विकास के लिहाज से वो मुकाम हासिल किया है? नहीं, विकास खर्च हुआ है, बट बिकॉज इट्स नॉट वेरी यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉट गिवन टू एवरीबडी, इट इज़ नॉट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट सम ऑफ अभी भी है, ट्राइबल लोग है और बाहर में है, ट्राइबल लोग का अभी भी पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, बहुत है। ये तो ये ट्राइबल लोग के सिर्फ 1% है पॉपुलेशन, किसी का भी कोई आवाज़ नहीं देख रहे उधर गवर्नमेंट में, कोई भी ये ADMK या DMK है, ये इसी में मोर देन 50 ईयर्स का रूल कर दिया, बट उनका ट्राइबल का क्या स्थिति है उनका देखना चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक लिहाज से जो जिसकी तरफ वो बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि आर्थिक लिहाज से हमने एक मुकाम हासिल किया इस तमिलनाडु राज्य ने, आप कह रहे हैं कि भले ही मुकाम हासिल किया हो लेकिन गैर बराबरी बढ़ी है और जो है जो सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, हाँ। वो उसकी खाई भी बढ़ी है। हाँ। आपका सर्वे मैंने देखा जिसमें आपने ये दावा किया है कि रूरल एरिया में ख़ास तौर से जो रूरल लोन की डिमांड है, जो फार्मर्स की लोन की डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और अगर अर्बन इलाके की बात करें तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की मांग सबसे ज़्यादा है, आपके सर्वे बताते हैं। तो क्या इस सर्वे को अगर हम पैमाना माने तो तमिलनाडु के आर्थिक विकास को हम मान सकते हैं कि वो एक मुकाम तक पहुँचा है, लेकिन जो उसको पहुंचना है वहाँ नहीं पहुंचा है, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मणन और मिस्टर सरवण भी बोला था कि आर्थिक सुधार आया है, और डॉक्टर लक्ष्मणन बताया कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आया है, लेकिन 90 के आसपास जो लिबरलाइजेशन हुआ उस समय तक गवर्नमेंट का जो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी था वो बहुत ज़्यादा था। वो 90 के पास क्या हो गया कि वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में बांट गया, इसलिए इतना जो आर्थिक और सामाजिक जो सुधार आना चाहिए वो मिलजुल के नहीं हो रहा है। ये सर्वे भी वो बता रहा है कि एग्रीकल्चर आप ये कह रहे हैं कि नव उदारीकरण के बाद से जो राज्य है वो अपनी जिम्मेदारी थोड़ा कम करने लगा और प्राइवेट सेक्टर को देने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी देश की जो स्थिति है और देश के जो दूसरे तमाम राज्य हैं वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ी है उसके मुकाबले तमिलनाडु में शायद अभी कम है। ख़ास तौर से अगर जिस तरीके से अम्मा कैंटीन और लोक लुभावन वादे और फ्रीबीज की जो बात की जाती है उसमें ऐसा लगता है बाहर से देखकर कि शायद अभी राज्य की भागीदारी उतनी कम नहीं हुई है। आपका क्या कहना है? मेरा अनुमान ये है और मेरे विचार क्लियरली कि तमिलनाडु में एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास बहुत ज़ोरों से हुआ है, जो अन्य प्रदेशों के अपेक्षा काफ़ी तेज़ी आई है, और औद्योगिक क्षेत्र में जो पैसे लगे हैं या जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है वो अन्य की तुलना में कहीं ज़्यादा है। IT क्षेत्र में तमिलनाडु ने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की हैं जो बहुत सारे प्रदेशों में अभी बहुत पिछड़े हैं।
इसके अलावा जैसे आर्थिक सफलता है, जैसे ये कहा गया कि आर्थिक इकोनॉमिकली तमिलनाडु काफ़ी आगे है। इसके अलावा तमिलनाडु से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, चाहे वो फिशी हो, चाहे वो प्रॉन हो या सी फूड हो, इन चीज़ों पे तमिलनाडु में जितना विकास हुआ है, मैं समझता हूँ और प्रदेशों में शायद इतना नहीं हुआ। नहीं, लेकिन लक्ष्मणन की बात से मैं आ आप रहा हूँ, असहमत मैं हैं क्या? क्योंकि ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है मगर गैर बराबरी बढ़ी है। गैर, देखिए ऐसा है कि अर्बनाइज सेक्टर में, पढ़े लिखे सेक्टर में, बड़े बड़े शहरों में विकास हुआ है, मगर लक्ष्मणन साहब का जो कहना है कि आदिवासी और ग्राम विकास में थोड़े हम पीछे रह गए हैं, उसमें समय लगेगा। ये बात सत्य है कि आदिवासियों की जो अपेक्षा है बराबरी की, वो अभी तक नहीं हो पाई है तमिलनाडु में, लेकिन इसका ये कहना गलत होगा कि तमिलनाडु में विकास नहीं लेकिन हुआ। मालवीय जी, आदिवासी तो सिर्फ 1% है, और अगर आप ये कहते हैं कि गैर बराबरी केवल पिछड़े इलाकों में है और रूरल एरिया में है, तो रूरल एरिया भी सिमट के अब 35-40% ही रह गया, बाकी तो सब 60% अर्बनाइज्ड हो गया है, शहरी एरिया हो गया है। तो फिर गैर बराबरी का दावा रूरल एरिया में सिर्फ आप कर रहे हैं या आप ओवरऑल तमिलनाडु की बात कर रहे हैं आप? Urbanization cannot be indicator for entire development for say. लेकिन But इसका मतलब urbanization- आपका इशारा वाकई इसी बात पे था कि रूरल और अर्बन में डिवाइड बढ़ा है? Even urban itself, there is a organized employer and unorganized employer, and there is a serious gap. There is a both gap है उनका. Those who are getting a daily wage and those who are getting a salaried and organized employment, उनका बहुत बराबरी है। ये अर्बनाइज में भी, अर्बनाइज सेंटर भी, अर्बनाइज टाउन भी, पीपल रहते हैं जो भी झोपड़ी में, उनका पानी पे सुविधा नहीं है, उनका ये उनका बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। फिर क्या सोचता है अब हम 60% अर्बनाइज होगा, किसी में 60% अर्बनाइज होने के बाद क्या सुविधा उनका मिल रहा है? देयर इज अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज अ ह्यूज, दैट नीड टू आप बी ये कह रहे हैं कि सिर्फ रूरल एरिया में नहीं बल्कि अर्बन एरिया में भी गैप बढ़ा है। आप Yes. जर्नलिस्ट हैं, लगातार वर्षों से आप समाज और राजनीति दोनों का विश्लेषण करते रहे और समझते परखते रहे हैं। मैंने तो ये सुना है कि डीएमके का जो पार्टी बेस था वो अर्बन एरिया था, वो ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास रहा है, मिडिल क्लास रहा है, लेकिन जो AIADMK का सपोर्ट बेस था वो तो पुअर लोगों को सपोर्ट करना रहा है। इन दोनों ही पार्टियों के अगर सोशल फोकस को मिला लें तो दोनों ही पार्टियों के सोशल एजेंडे के तहत तो पूरे तमिलनाडु का बेहतर विकास होना चाहिए था। विकास हुआ है जैसे मालवी साहब ने भी बोला है, लेकिन अन्य राष्ट्रों की तरह यहाँ पे भी कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन है, जैसे लक्ष्मणन साहब बोल रहे थे, तो वो होते हुए भी अभी फ़िलहाल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे जो विकास जिस तरीके से होना चाहिए, जो ट्रिकल डाउन नीचे तक आना चाहिए, वो उसमें कई खामियां आई हैं, क्योंकि सरकार तो एकदम बहुत बड़े मजबूती के साथ चला रही हैं, लेकिन जो उनका एक्सेसिबिलिटी कम है, कई डिसीजन लेने में देर हो रहा है, तो इससे थोड़ा बहुत अपना सफ़र कर रहा है इकोनॉमी, जिसके वजह से नेबरिंग आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है, दोनों कम्पीट कर रहे हैं। बल्कि अभी तमिलनाडु काफ़ी आगे है, लेकिन अभी हल्का सा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु पिछड़ता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना कि जहां 2010-11 में जो तमिलनाडु का ग्रोथ था वो 13% था, वो गिरकर अब 6% रह गया। क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई ऐसा है कि अगर आप देखेंगे, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कार का ऑटो हब बना हुआ है हमारे तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास, श्रीपेरुम्बदूर वगैरह, वहाँ पे जो फीगो कंपनी है उन्होंने अपना फैक्ट्री लगाना था, वो गुजरात चले गए हैं। फोर्ड ने अपना एक और फैक्ट्री शुरू करना था, वो भी गुजरात चले गए हैं। तो महिंद्रा वाले यहाँ पे ट्रैक्टर कंपनी लगाने वाले थे, वो आंध्र प्रदेश चले गए हैं। तो बिल्कुल चेन्नई से लगता हुआ ये श्री सिटी 1.5-2 घंटे के रास्ते में है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जो यहाँ पर वादा करके आए लगाने के लिए फैक्ट्रीज, औद्योगिकरण का वादा करके आए, वो दूसरी जगह जाते जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा ही हो रहा है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि तमिलनाडु का विकास हो रहा है? नहीं, विकास तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस दर में थोड़ी कमी इसलिए आ रही है कि जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति यहाँ पे अपना व्यवस्था लगाना चाहता है, उसको जिस तरीके की सहूलत चाहिए वो नहीं मिल रही है। और कंपटीशन का ज़माना है, तो आंध्र प्रदेश वाला तो कहता है मैं मुफ्त में ये दे दूँगा, आप हमारे यहाँ आइए। तो ये कंपटीशन तो एक है, और दूसरा जो हमारी बातचीत होती है उद्योगपतियों से,
उनका सिर्फ एक रोना है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है लीडरशिप के साथ। तो सरकार में हमें कोई दिक्कत है तो जाने के लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत जो है इंडस्ट्री वाले या आम जनता भी ये फेस जो प्रो पुअर पार्टीज थी और जिसके नेता अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, अगर उनकी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं होगी जनता तक, वो सिर्फ AIADMK की हम बात क्यों करें, हम DMK की भी बात करेंगे। अगर जो बड़े बड़े स्टालवर्ड्स हैं वो केवल पर्सनालिटी कल्ट बन के रह जाएंगे और जनता तक उनकी पहुंच नहीं होगी, तो क्या राज्य का विकास या राज्य की तमाम समस्याएं सुलझ सकती हैं? देखिए, तमिलनाडु में राजनीतिक हालात ज़रा विभिन्न किस्म के हैं। जैसा कि हमारे साथी ने कहा, एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डिसीजन लेने में असक्षम हैं। इवन यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि जब तक हाई कमांड से क्लियरेंस नहीं आता है तो सारी समस्याएं, सारी जो नीतियां हैं या सारी जो प्लानिंग है या जो भी प्रोग्राम्स हैं वो स्थगित पड़े रहते हैं। तो ये पर्टिकुलरली इस गवर्नमेंट में, हालांकि गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, लेकिन ये वो सेंसिटिव नहीं है टुवर्ड्स इन एक्सेसिबिलिटी कि भाई ये भी एक लोगों को मौका मिलना चाहिए बात करने के। मंत्री तक को मौका नहीं मिलता चीफ मिनिस्टर से मिलने का, ब्यूरोक्रेट को मौका नहीं मिलता। आपने सुना होगा कि कैबिनेट मिनिस्ट्री दिल्ली से टाइम मांग रहे हैं और मौका नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें विकास के लिए बाधक हैं। लेकिन बावजूद इसके तमिलनाडु में पिछले कई सालों से, चाहे DMK की सरकार हो चाहे अन्ना DMK की सरकार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ सर्विस का डेवलपमेंट। आज हिंदुस्तान में तमिलनाडु से अच्छी हेल्थ सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो कई चीज़ों में विकास है, थोड़ी विकास दर कम हुई है, कई कारण है, पावर है, पानी है, लेबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं लक्ष्मणन साहब कि दरअसल जनता को जो है मुफ्त की इतनी आदत डाल दी गई है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और लोगों की तरफ से कि वो जो रियल इवैल्यूएशन है अपने नेताओं का, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, तमिलनाडु इज ए यूनिक केस है, बिकॉज इधर लीडरशिप का अंदर सब होता है। मालवीय साहब ने बहुत बोला उसी पे बात। इधर पर्सनालिटी कल्ट बहुत है। पर्सनालिटी कल्ट के ऊपर इधर बहुत DMK एंड ADMK प्रो पुअर एजेंडा के ऊपर पॉलिटिक्स में अंदर आया, वोट मांगा, वोट जीता, गवर्नमेंट भी बनाया। बट गवर्नमेंट बनाने के बाद पुअर लोगों का गोली मारा, सिर्फ गोली मारा उनका। फिर क्या किया, 1 रुपये का राइस है, फ्री राइस है, कौन पूछा 1 रुपये राइस, कौन पूछा फ्री राइस उनका पास? क्या लोग पूछ रहे, मेरा का नौकरी चाहिए, नौकरी का सही कूली चाहिए, कई वेज चाहिए, पर हमारा बेसिक नीड फुलफिल करना चाहिए। ये नहीं हो रहा। बट ये अपना तरफ दे रहे, टीवी दे रहे, लैपटॉप दे रहे। लोगों का पास पढ़े लोग का बच्चा है कॉलेज में, स्कूल में, कौन पूछा हमारा लैपटॉप चाहिए? आप अदर मान लीजिए, आप वेलफेयर हॉस्टल का एक बार विजिट कर दो चेन्नई में। इधर चेन्नई में 20 वेलफेयर हॉस्टल, मोर देन 20 वेलफेयर हॉस्टल है, SC ST OBC MBC या वेलफेयर हॉस्टल है। उनका स्थिति क्या है ये देखो। हॉस्टल स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन द वेलफेयर हॉस्टल। More than 300, 400, 500 students are studying from the rural area, which there is no access for them to study and stay in a city. But those places is very unlivable. It's very difficult to live in the welfare hostel. Students are pursuing MA, MPhil, PhD. Even girls hostel, go to Rayapuram girls hostel. See the condition of the girls who are studying in Rayapuram, girls who are studying in even government hostel, government school में, कॉलेज में सिर्फ बेसिक फैसिलिटी नहीं है। इवन मद्रास यूनिवर्सिटी में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एंड हु आस्क फॉर अ लैपटॉप? दीज आर द वेरी फंडामेंटल, बिकॉज व्हाट हैपन बाय आप अपने तमाम तर्कों से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विकास का एक चमकदार तस्वीर विकास की दिखाई जा रही है, वो विकास है नहीं असल में। और जब गरीब लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं या गरीब लोग लगातार मुश्किलों में जी रहे हैं, तो फिर विकास की चमकदार तस्वीर का क्या मतलब है? ये कैलकुलेट एक ही बात है, ये कैलकुलेट बोथ DMK एंड ADMK। इधर रूलिंग कास्ट एंड रूलिंग क्लास का एजेंडा है, पीपल का
डीपोलिटिसाइजेशन करना पड़ेगा। इनका पॉलिटिकल नॉलेज में सिर्फ एक तार लगा कर बंद करना है, पीपल सोचना का मत करना है। सरवना ये साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पेरियार की आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई हैं आज की राजनीतिक दलें, आज की राजनीतिक पार्टियाँ, क्योंकि ये वही राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो उन द्रविड़ आंदोलन से निकल कर आई और अपना राजनीतिक बेस मजबूत किया। आज वो उस आइडियोलॉजी से ऐसा लगता है कि पूरी तरह से डेविएट हो चुकी हैं। नहीं, मैं अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम के बारे में बात नहीं करूँगा, मगर जो द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम वो तो अभी भी पेरियार का जो पेरियार ने जो रास्ता दिखाया उसमें चल रहा है। फॉर एग्जांपल जो पेरियार समत्वपुरम, वहाँ हर कास्ट के लिए एक कॉलोनी बनाया, तो वहाँ पर एससी के लिए 40 घर यानी उनका, और बीसी के लिए 20 और एमबीसी के लिए 25 और ब्राह्मण्स के लिए भी वो पेरियार समत्वपुरम। एंड अदरवाइज जो कुडिसई माट्रू वारियम, इट्स कॉल्ड स्लम क्लियरेंस, हाँ वो भी, क्योंकि जो गरीब और पिछड़ा जो पेरियार ने जिसके लिए इतना संघर्ष किया है उसको जो सफल करने के लिए द्राविड़ कड़गम ने और द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम दोनों मिल के बहुत सारा प्लानिंग किया है और उसको सफलतापूर्वक करके भी दिखाया। और एक जो सुय मर्यादा तिरुमणम, इस कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज, तो ये है उसमें जो इंटरकास्ट मैरिज उसको पूरा क्लोज कर दिया, क्योंकि सुय मर्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज जातिवाद के ऊपर नहीं है। जो कॉमन पीपल्स जो अपना जात को भूल के उन लोग शादी कर सकते हैं। जो पेरियार मैं ये इसका एक अलग पहलू है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि डीएमके ने बड़ा अच्छा काम किया। अगर डीएमके ने इतना अच्छा काम किया तो यहाँ की जनता ने बार बार उसे रिजेक्ट क्यों किया? चाहे वो 2011 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, क्यों यहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया? एक भी सीट नहीं आई डीएमके को। 2014 देखो, हारना और जीतना ये कोई पॉलिटिकल का ये नहीं है। वैसे तो 1992 इलेक्शन में तो खाली 2 ही सीट मिला डीएमके को, उसके बाद पूरा बहुमत आया। अब ये जो जीत हार इसके ऊपर किसी पॉलिटिकल को हम लोग मैं ये नहीं कर सकते हैं, उसका इमेज नहीं कर सकते हैं। बट उनका जो सोशल डेवलपमेंट है, अगर वो सोशल डेवलपमेंट में इतने आगे थे तो सुदर्शन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सोशल डेवलपमेंट में अगर कोई पार्टी इतनी आगे होती तो आज यहाँ के किसानों को ये न कहना होता कि हमें फार्मर्स लोन की ज़रूरत है और हमारी प्रायोरिटी फार्मर्स लोन है। अगर सोशल रिफॉर्म में और सोशल डेवलपमेंट में इतनी आगे होती ये राजनीतिक दल, तो आज युवाओं को अपने लिए रोज़गार की डिमांड करते हुए आपके सर्वे में सबसे प्रमुखता उसे न देनी पड़ती। क्या कहेंगे आप? अर्बन सेंटर में एम्प्लॉयमेंट का जो मांग है वही सबसे ज़्यादा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में के बारे में भी बताया गया है। प्रॉब्लम यही है कि जो तमिलनाडु, इसका जो पोटेंशियल इतना हाई हो गया, लेकिन जो पोटेंशियल ये को नहीं कर पा रहे हैं। जो काम गवर्नेंस भी बहुत पुअर है, क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा है, लेकिन हर एक के लिए करप्शन है, हर एक लेवल में करप्शन है, इसलिए प्रॉब्लम है। वो जो करप्शन है वो मनी तो वो जो करप्शन किया है वो पैसा तो लोग जो तो पिछड़े हुए हैं उसके लिए तो जा नहीं रहा है। बहुत बड़ा जो प्लान्स बन रहा है, लेकिन गवर्नेंस इतना पुअर है। अगर करप्शन इतना ज़्यादा है और करप्शन में दोनों ही प्रमुख पार्टियां डूबी हुई हैं, तो विकल्प है यहाँ की जनता के सामने कोई? लेकिन तमिलनाडु तो ये जो पेरियार है, अंबेडकर, सब कुछ के लिए वो एक जो मार्गदर्शक देश है, मार्गदर्शक स्टेट है, इसलिए कोई हल ज़रूर निकालेगा यहाँ से। मैंने पूछा कि अगर करप्शन में दोनों ही पार्टियां डूबी हैं तो क्या यहाँ की जनता के लिए कोई नया विकल्प है? नया विकल्प के तौर पर एक फिल्म स्टार उभर कर आ रहे हैं और उन्होंने 6 पार्टियों के साथ अपना जो समझौता किया है, लेकिन सभी पार्टियों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। जितनी भी दल हैं, सीपीएम, सीपीआई और जितने भी उसमें जो घटक दल हैं, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है। इस पार्टी की यूनाइटेड आइडियोलॉजी क्या है यही नहीं पता है, तो फिर विकल्प क्या देंगे? विकल्प क्या देखिए, मीन्स वी हैव नो आइडियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियोलॉजी इन द इनिशियल पीरियड पहले था, पहले व्हाट इज से सराउंडेड से इन द अर्ली years of a Periyar movement, there was ideology, self-respect, self-dignity and social equality. All these are in a very progressive, very सामने आया था. But after become a political party, after become a political power, everything is kept on the backside. Everything is गोली मार दिया.
फिर इधर एक ही लूट है, लूट मारो, ये गोली मारो लोगों का, पुअर का, गरीबी लोग का, वर्कर का, कोई नहीं है इधर। मिनिमम वेज नहीं अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट किया, लैंड रिफॉर्म कभी भी नहीं है तमिलनाडु में। फिर अभी भी साहब बोल रहे हैं इधर सुविधा अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा है, किसका है? मेडिकल प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स आर हाई, बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल? एंड आल्सो द समत्वपुरम बता रहे हैं, मुश्किलें तो बता रहे हैं, पर ऑप्शन क्या है? समत्वपुरम उन्होंने बोला इट्स अ दूसरा कोई ऑप्शन है क्या जिससे उनके अंदर अपने मुश्किलों को रिजॉल्व करने का या अपनी मुश्किलों को दूर करने का कोई नया मॉडल दिखे, कोई नया चेहरा दिखे? अभी नया मॉडल आया है, अभी वन पार्टी रूल का बाद ये कोलिएशन पार्टी पॉलिटिक्स का अंदर आया। अभी सबसे पहले तमिलनाडु में आफ्टर 75 years of more than 65 years of independence and more than 50 years of a Dravidian rule, first time Tamil voters have a alternative as a coalition government. People's Welfare Front has been in their झंडा का सामने आया। अभी झंडा ने पीपल हैव टू डिसाइड, जनता ने डिसाइड होना चाहिए किसी का चाहिए। लक्ष्मण साहब, मैंने तो सुना है ये जो पीपल्स वेलफेयर फ्रंट है, अगर इन सभी 6 पार्टियों को मिला लें तो 10-12% से ज़्यादा वोट इनके हैं नहीं फिलहाल की स्थिति में। अगर ये पीपल्स वेलफेयर फ्रंट अपने जीत का दावा कर रहा है या कोई विकल्प देने की बात कर रहा है, ये विकल्प का दावा कितना सही खरा उतर सकता है, कितना सही है? 15 दिन तक क्या होगा, कैसी हवा बदलेगी, उसका तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो स्थिति आज है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि जो ये विकल्प बन के रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक तरीके से वो बैठ गया है। जो उनके प्रमुख नेता हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं वाइको साहब, उन्होंने तो कह दिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो उससे कितना गलत मैसेज गया है लोगों में कि ये डर गए हैं, ये ठीक से नहीं। और उनके जो विजयकांत साहब हैं, वो कब क्या बोलेंगे किसी को पता ही नहीं चलता है। वो जब बोल रहे हो तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, वो क्लैरिटी नहीं है जिस तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए एक पॉलिटिकल नेता की, अपना मैसेज जाए लोगों में। हाँ, उनके भले आपके सबके छोटे छोटे वोट परसेंटेज हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी अभी तक सामने आ रहे हैं चेहरे, क्योंकि यहाँ चेहरों पर ही चुनाव हो रहा है तो मैं चेहरों की बात कर रही हूँ, उसमें एक अंबुमनी रामादास भी हैं, जो भी सामने आ रहे हैं वो जनता के अंदर वो भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं कि वो उनकी मुश्किलें दूर कर पाएंगे। एक तो उस लेवल का भरोसा नहीं जता पा रहे कि वो खुद से जीत जाए। वो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी को हरवा देंगे जी। लेकिन बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि कौन जीतेगा हारेगा। हमारे लिए बड़ा मुद्दा ये है कि तमिलनाडु का जो एक चेहरा था, सोशल रिफॉर्म का चेहरा था, तमिलनाडु का एक चेहरा था जिसमें लोगों को लगता था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास और सोशल रिफॉर्म की बातें होती हैं और उसमें उस राज्य ने कुछ अचीव किया। अगर ऐसा था तो पिछले 4-5 सालों में 100 से ज़्यादा ऑनर किलिंग की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये ऑनर किलिंग अभी जो AIADMK की गवर्नमेंट आने के बाद में ये जास्ती हो रहा है, क्योंकि उनका जो अब जैसे साहब ने बताया उनका एक ही लीडरशिप है, तो उसका अंदर ही जो भी सब काम करते हैं, उनका जो इशारा में सब चल रहा है। अभी जो लास्ट टाइम बाढ़ आया था चेन्नई में दिसंबर, जब भी कोई भी डिसीजन के लिए जो ऊपर मेन लीडरशिप से उनका जो आज्ञा के लिए वेट करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन हमने सोशल रिफॉर्म की बात की थी। सोशल रिफॉर्म में आपका ये दावा है कि ADMK का सरकार पर ये ऑनर किलिंग हुआ, करुणानिधि सरकार पर नहीं होगा, ठीक है, मानते हो, पर sake of argument I agree with him, but DMK is an opposition party. What has it done in terms of politically? DMK kept mum when Ilavaresan killed. DMK kept mum when Gogul Raj killed. देखिए, यहाँ से इमरजेंसी व्हीकल जा रही है और ये इमरजेंसी अलार्म भी है even सभी राजनीतिक दलों के लिए। DSP of police, DSP Vishnupriya is allegedly commit suicide. Whether it is suicide or a murder yet to be proved. But the DMK kept mum. Not only that, DMK was a culprit in killing 18 people in Tamarabarani. DMK was a culprit in when there is a 1968 kill Venmani. Under the one roof, 42 people have been burned alive because they asked for a 1 rupee extra wage. It is
since because there is a write-up by Meena Kandasamy, nobody kills Dalit. It is available in the website, social media. You can read it. And also the Karnanidhi and ADMK, when come to they unite only when the anti-Dalit, the state where anti-Brahmin politics was flourished. Here there is no anti-caste politics. There is no caste का कास्ट का ऊपर नहीं पॉलिटिक्स है, ये एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स है। इधर एंटी कास्ट। मतलब आपने कहा कि जो पेरियार ने मूवमेंट शुरू किया था कास्ट प्रेजुडिस को इरेडिकेट करने का, वो पूरी तरह से तमिलनाडु में नहीं movement गया। is not a anti-caste politics. Periyar movement is anti-Brahmin politics. And 100 years later, we have a situation that anti-Dalit politics has been in the forefront. रामदास is leading now. लक्ष्मणन साहब, आप यहाँ हमारे जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं वो आपकी बात से सहमत नहीं दिखते हैं। आप छोटा सा कमेंट कीजिए, इसके बाद ब्रेक लेंगे। देखिए हम यहाँ बैठे हैं विकास और चुनावों के मुद्दे पर। नहीं, हम यहाँ इसलिए भी बात कर रहे हैं कि सामाजिक रूप से भी लोगों का विकास हुआ कि नहीं हुआ। सामाजिक रूप से, क्योंकि अगर कास्ट पॉलिटिक्स इस तरह से होगी तो निश्चित तौर पे ऑनर किलिंग होगी, और इस तरह की ऑनर किलिंग में कौन सुरक्षित रहेगा? इतना नहीं, जो हालात लक्ष्मण साहब बता रहे हैं उतने बदतर नहीं है। हाँ। है कुछ जगहों में, मैं ये नहीं मानता, पर उतना नहीं है कि सरकार को दोषित इस तरह पाया जाए कि सरकार को ही भी सारे दोष मर दिए जाएं। डीएमके की सरकार में भी, अन्ना डीएमके की सरकार में भी उस तरह के क्राइम्स हुए हैं, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं एक मिनट, सामाजिक परिवर्तन के नाम पे, जो रिफॉर्म के नाम पे हुआ है, वो तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा हुआ है। यह सत्य है कि एंटी ब्राह्मण प्लैंक था उनका, तो उसमें क्या हुआ, ब्राह्मण 3% रह गए हैं, बाकी कुछ अमेरिका चले गए हैं, कोई माइग्रेट कर गए, बाहर चले गए हैं। लेकिन आज जब द्रविडियन पार्टी सेंटर में कोलिएशन में जाती हैं तो उन इश्यूज़ को नहीं उठाती हैं। आप ये समझिए, पहले अन्ना डीएमके जयललिता भी एनडीए के साथ थी, उसके बाद 10 साल करुणानिधि यूपीए के साथ थे। तो ऐसे हालात में वो जो रीजनल इश्यूज ब्राह्मणिज्म के हैं, एंटी हिंदी हैं, वो इशू बैकशीट में चले गए और डेवलपमेंट का, विकास का मुद्दा रह गया। ये सत्य बात है कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो हर जगह होती हैं, कहाँ नहीं होती। आप लोग कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ की जनता क्या इसे छोटी घटना मानती है या बड़ी घटना मानती है? आज के चुनाव से उसके क्या एक्सपेक्टेशन है और उसके क्या सपने हैं ओवरऑल सोसाइटी को लेकर, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति की, और राजनीति के बहाने यहाँ के सामाजिक आर्थिक विकास की। और माना जाता है कि तमिलनाडु वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जातिवादी प्रथा और प्रेजुडिस को ख़त्म करने के लिए लंबा आंदोलन चला, संघर्ष किया लोगों ने। लेकिन लक्ष्मणन साहब का कहना है कि आज भी यहाँ पर चाहे वो आर्थिक असमानता हो, उसकी भी गहरी खाई है, और सामाजिक असमानता भी लगातार मौजूद है। अगर ऐसा है तो तमाम जो लेफ़्ट पार्टियां हैं या जो जिन लोगों को शिकायत है, वो इन सत्ताधारी पार्टियों से क्यों नहीं अपने लिए बराबरी के हक की मांग करती हैं? और जब दलितों और पिछड़ों का इतनी ज़्यादा तादाद है, इतनी ज़्यादा आबादी है, जिसके वोट बैंक के बिना यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, लेफ्ट पार्टी के इधर बहुत इतना स्ट्रेंथ नहीं है। एज एंड व्हेन डीएमके बिकम dominant, Dravidian politics become a dominant, left parties have been, लेकिन दलितों पिछड़ों का तो strength Dalit have been representative in the both political parties, but their voice never been allowed. They are बोलने का समय नहीं दे रहा है। ये पार्टी का अंदर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, because party has a decision making power in terms of governing the state, but when the party doesn't have a representative from Dalit, because hardly any political party have a Dalit member in the executive council, allow them to speak. Only when their party structure, party internal democracy allow them to represent their voice, then it will be translated in the party governance, but it is not allowed. No political party have a inter-party democracy. That is a serious problem which DMK had. DMK and ADMK, Day 1 onwards the anti-Dalit, anti-Brahmin. तो एक नया ट्रुथ आप रिवील कर रहे हैं देश की जनता के सामने। एटलीस्ट मुझे तो ये इम्प्रेशन था कि यहाँ पर जो है वो जाति प्रथा और जातिवाद की चीज़ें नहीं है,
लेकिन आप ये जो सच्चाई बता रहे हैं इससे हो सकता है कि जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको नए सिरे से इस पर विश्लेषण करने का मौका मिले। मैं चाहती हूँ यहाँ की जनता को भी अपनी चर्चा में शामिल करने के लिए। बार बार ये कहा जाता है कि राजनीति दरअसल एक तरह से जनता का एम्पावरमेंट है, जनता का सशक्तिकरण है। क्या वाकई जनता को जो उनकी चाहत थी और जो उनकी अपेक्षाएं थी वो इस राजनीति से पूरी हो पाई हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि नॉलेज पावर के तहत अभी भी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। एजुकेशन के अंदर कास्ट का रिडक्शन होना, क्वालिटी का बढ़ना, ये अगर इस पे कंसंट्रेट किया जाए तो ये एम्प्लॉयबिलिटी और तरक्की ऑफ कंट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब भी हो सकता है। इसलिए नॉलेज के पावर के तहत एजुकेशन को आसान करना है और कास्ट के अंदर कमी पेशी करना है। इसमें भी कंसंट्रेट हुआ तो चांसेस है कि और भी कंट्री और स्टेट तरक्की हो सकती है। देखिए, तमिलनाडु पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा है, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ 50%, हाँ, ऑलमोस्ट 50% BC MBC को मिला के, फिर SC ST और सबको मिला के सबसे ज़्यादा है। तो ये कहना आपका, ये बात सत्य है कि जो आप सजेशन दे रहे हैं कि एम्पावरमेंट करने के लिए एजुकेशन में और लोगों को लाना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ना चाहिए, मगर ये भी सत्य है कि बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन जो आरक्षण व्यवस्था यहाँ पे है इतने सालों से, उसकी वजह से दलितों को बहुत फ़ायदा हुआ, OBCs को फ़ायदा हुआ, MBC को और BC को फ़ायदा हुआ। ये सच नहीं है कि जनता के एम्पावरमेंट का एक ही जरिया रिजर्वेशन बना के रख दिया है राजनीतिक दलों ने? नहीं, एक मैंने ये कहा एजुकेशन के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से एम्पावरमेंट बाकी प्रदेशों से कहीं ज़्यादा अपेक्षाकृत यहाँ पर एम्पावरमेंट हुआ है। हालांकि अभी और आवश्यक है कई क्षेत्रों में, चाहे सरकारी संरक्षण हो, चाहे प्राइवेट या कहीं भी, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री में एम्पावरमेंट हुआ है और सब लोगों को इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़, जहाँ तो जो भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि माइनॉरिटी का किसी ने नाम नहीं लिया, सब दलित की बात या कमज़ोर वर्ग की बात कर रहे हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ भी आती हैं। सच्चर कमेटी की आप देखिए रिपोर्ट, तो उसमें माइनॉरिटी को काफ़ी पीछे रखा गया है। पर तमिलनाडु में मैं डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ कि माइनॉरिटीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया है दोनों द्रविडियन पार्टी ने, जब भी, क्योंकि तीसरे का कोई चांस है ही नहीं। आप बातें कुछ भी कीजिए, त्रिकोणीय संघर्ष में तीसरे फ्रंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं आएंगे। द्रविडियन पार्टी ने पिछले 84 के बाद से हर एक पार्टी बार बार आई है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि उसमें माइनॉरिटीज़ को भी एम्पावरमेंट में लाना चाहिए। सिर्फ दलित मात्र को लाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक इम्प्रेशन ऐसा जा रहा है कि ये जो फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, इसमें जो रियल एम्पावरमेंट जनता का होना चाहिए वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। उसमें बहुत सारे करप्शन आ गए हैं, क्योंकि जिनके पास गैस है वो गैस मांग रहे हैं, जिनके पास टीवी है वो टीवी मांग रहे हैं, जो टीवी आ गया उसको बेच रहे हैं। या एक ये भी एक समस्या, एक मिनट मेरे करने दीजिए, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो अन्ना DMK की पार्टी आए या DMK की पार्टी, जो टीवी जा रहे हैं या गैस जा रहे हैं या मिक्सी जा रही है, तो उनके ही पार्टी के वर्कर्स को जा रही है, ऑर्डिनरी दलित या ट्राइबल को नहीं जा रही है। उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो निचले स्तर के हैं, उनको ही जा रही है। तो वहाँ भी करप्शन है, मतलब वहाँ सबको बराबर निगाह से नहीं देखा जा रहा है। वहाँ तो भी हर जगह असमानता की बात इन्होंने उठाई हाँ, थी। खैर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ उसमें। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। My question is pertaining to education. Normally students are pillars of our nation. Moral education, imparting moral education along with our educational system in reality, leads to prosperity of our economy, it increasing our standard of living, etc. But nowadays the moral education, imparting moral education system has become declining. It shows among the students has become declining. It shows a number of illegal activities happens in around our economy, around our, especially in Tamil Nadu. But what is the solution from the government side? सुदर्शन जी, जो डिक्लाइन है उसका एक कारण ये IT है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये ईमेल्स हैं। आज की जो और भौतिकवादी दृष्टिकोण, भौतिकवादी विचारधारा जो आ गई है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसकी वजह से बच्चों का या पढ़ने वाले विद्यार्थियों का ध्यान। लेकिन आप आज के समाज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अलग तो कर बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दोष देना, जब भी कुछ नया टेक्नोलॉजी आया है वैसे ही कह दिया गया।
हाँ। इसलिए वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप नहीं, जब मैं मॉरल हूँ तो टेक्नोलॉजी क्या करेगा मुझे, मैं छीन सकता हूँ कि मैं छीनूंगा, लेकिन वो हम मोरालिटी लेकिन अंदर है। उसमें हाँ क्वेश्चन है ये मॉरल एजुकेशन का, ये पॉलिटिकल एजुकेशन चाहिए। ये स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल एजुकेशन, डीएमके एंड एडीएमके केम टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ अ स्टूडेंट, बट वेयर इज अ स्टूडेंट पॉलिटिक्स इन द स्टेट? In the same university more than 30-40 years there is no student union. Entire Tamil Nadu State University there is no student union politics is there, and students are not organized under the ideological political platform. They have been made into a fan club, they have been made into a Bakhtar and cinema Bakhtar and cinema actor and actress Bakhtar. एक और महत्वपूर्ण बात है ये लेकिन कि कम्युनिस्ट अगर युवाओं के अंदर राजनीतिक विचारधारा का संचार ही नहीं होगा, अगर वो राजनीति से परिचित नहीं होंगे, अगर उनके अंदर कोई कलेक्टिव विचारधारा नहीं होगी, तो शायद वो इस तरह से टेक्नोलॉजी के पीछे स्टूडेंट पॉलिटिकल भटक एक्टिविज्म सकते हैं इंटीग्रल और पार्ट ऑफ फिर द ये इस तरह एकेडमी। के सवाल उठाएंगे मॉरल एजुकेशन का। हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि कम्युनिस्ट हमेशा पॉलिटिक्स के लिए ऊपर वो एम्फोसिस करते हैं, लेकिन मोरालिटी का नहीं। और जो आपको अंबेडकर पढ़िए, गांधी पढ़िए, वो आप हमेशा जो कह रहे हैं सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कह रहे हैं, पॉलिटिक्स विद प्रिंसिपल्स, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अंबेडकर जो कह रहे हैं कम्युनिस्ट जैसा सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कह रहे हैं, उसका जो एक लॉजिक है वो अरिस्टोटलियन लॉजिक या लिबरल लॉजिक, लिंकन, एब्राहम लिंकन, लॉक, जो ट्रेडिशन है वेरी स्ट्रांग मोरालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है। लेकिन वो इसलिए वो बोल रहा है, वो को तो रिलीजियस पॉलिटिक्स प्रॉब्लम वो बोल रहा है। मैं बोला पहले पढ़ लीजिए आइडियोलॉजी का पढ़ लीजिए। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी बोल नहीं सकता। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का सुना दो, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का फेस दो। आपने जो मॉरलिटी की बात की छात्रों में मॉरलिटी कहाँ से आएगी? हम किस बात का आदर्शवाद पेश करते हैं? हमारे नेता चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे साम्यवादी हों, चाहे अन्ना डीएमके, चाहे डीएमके या दिल्ली के किसी पार्टी के नेता हों, आजकल भ्रष्टाचार, नेताओं का जो अत्याचार और उनकी आचार्य संहिता इस कदर गिर गई है कि छात्रों के सामने कोई आदर्श है ही नहीं। कब तक हम अंबेडकर, पटेल, नेहरू और अन्नादुरई और पेरियार को लेकर चलते रहेंगे? आज के युग में कहाँ है वो नेता? तो जब वो आदर्श नहीं है तो इनकी मोरालिटी तो नीचे जाएगी ही जाएगी। मैं अगला सवाल चाहती हूँ, आप में से कोई पूछना चाहते? कौन आप पूछना चाहते हैं? According to your perception, is there any need, desperate need for non-political gathering for a political change in Tamil Nadu? Oh, very good question. I think non-electoral instead of non-political, one should be a political, but non-electoral political politics require, because the electoral politics always compromise and first came in. Once you contest the election, the first and foremost thing you are doing is compromising your ideology, compromising your commitment, compromising your conviction for the cause. Therefore, we should do away with the electoral politics, but we need to have a more politicized. People have to be politicized, student have to be politicized, teacher has to be politicized, society at large has to be politicized. Not they have to make as a bhakti and cult and worshipping गॉड एंड गॉडेसेस एंड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। मैं लक्ष्मण साहब, आपको इसी सवाल से एक सवाल निकलता है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो अभी मौजूदा राजनीतिक दल हैं, ये लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता पैदा करने में सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं या विफल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं? क्या उन्हें वो करना चाहती ही नहीं है, क्योंकि जो घर ठीक से दुकान चल रही हो उसको क्यों बिगाड़े? तो ये जो पर्सनैलिटी कल्ट आप देखिए कहीं पे भी, सिर्फ तमिलनाडु के ही नहीं, यहाँ पे ठीक है एक्टर लोग हैं, बाकी जगहों पे एक्टर से कम थोड़ी ना हैं। जैसे अब मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, वो भी स्टार से कोई कम नहीं है, वहाँ पे भी सेम इसी तरीके का आइडल वर्शिप होता है, वो भी नेता। तो वो हमारे हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में एकदम इतना अंदर से घुस गया है। आप में से कोई और सवाल पूछना चाहता है? ஏடிஎம்கே டிஎம்கே ரெண்டு பேருமே நிறைய ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரீ கிஃப்ட்டுக்கு பதிலாக அவங்க எங்களுக்கு வேலை தரலாமே, जॉब वैकेंसी इज मस्ट। देखिए 40-50 साल जॉब क्रिएशन है। आपने कहा अन्ना डीएमके आते हैं, उनको जॉब क्रिएशन करना चाहिए। मैं कहता हूँ पार्टी जॉब क्रिएशन नहीं करती है, सरकारें जॉब क्रिएशन करती हैं, पार्टी अवसर क्रिएट करती है। यू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, जॉब के अवसर प्रदान कीजिए ताकि यंगस्टर्स को जॉब मिल सके।
पार्टी से जॉब की अपेक्षा रखना बहुत ही गलत है। वो सरकार से अपेक्षा कीजिए और सरकार जॉब जो देगी वो अपने नियमों के अनुसार देगी। तो अवसर प्रदान करने के चांसेस हैं पार्टी को। अगला सवाल कोई पूछना चाहता है? एनी मोर क्वेश्चन? ரேஷன் கார்ட்ஸ் நம்ம இருக்க ரேஷன் கார்ட்ஸ் வந்து அந்த ஃபார்மேட்டே மாற்றணும்னு என்னோட ஐடியா சார். எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் இருக்காங்க, லோவர் கிளாஸ் பீப்புள் இருக்காங்க, அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் இருக்காங்க. அவங்க 3 பேருக்கும் தனித்தனி ஒரு என்ன சொல்லிடுது, இப்போ ஒரு சக்கரை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரேஷன் கடையில், அவங்களுக்கு அப்பர் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு 2 கிலோவும், மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு 1.5 கிலோவும், அது கீழே இருக்கவங்களும் அந்த மாதிரி கொடுத்தனா எல்லா விஷயமே வந்து பார்ட்டி லைன் கீழே இருக்கவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போய் சேரும். அதே மாதிரி இப்போது ஒரு எதனா ஒரு பார்ட்டி வந்து வின் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இளைஞர்கள் வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சோஷியல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எல்லா இளைஞரும் வந்து வில்லிங்காக தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் ரெடி பண்ணணும். ரெடி பண்ணி இப்போ ஃப்ளட்டு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ நாங்கள் பண்ணோம், அதே மாதிரியே ஒரு டீம் ரெடி பண்ணி ஃப்ளட்டு வந்து எல்லாத்துக்குமே போய் வந்து ஒரு டீம் ரெடி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்காவாக பண்ணலான்றது என்னோட ஐடியா. मुझे आपकी बात तो नहीं समझ में आई, लेकिन इतना समझ में आया कि आप राशन कार्ड से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं और शायद ये पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास और पुअर क्लास को एक बराबर राशन क्यों मिलना चाहिए अगर राशन कार्ड दिया जा रहा है तो? जो द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम ने अपना मैनिफेस्टो मैंने में जो समझा वो सही था। हाँ बराबर है मैडम। द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम जो मैनिफेस्टो है उसमें जो रेशनिंग का सिस्टम है वो अभी टेक्नोलॉजी उसने यूज़ किया है, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र एंड वो तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली शुरू कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं शुरू वो कर दिया। इसमें भी उन लोग और दूसरा जो एक लाइक कार्ड जैसे पैन कार्ड, जिससे वो भी रेशनिंग किसान सिस्टम कार्ड, कार्ड किसान भी कार्ड, that लाने is वाला also है। central तो government उसमें अभी जो चल तो रहा है जो वो है उसमें रैशनलाइजेशन हो जाएगा। आप कुछ कह रहे थे राशन कार्ड के बारे में? राशन कार्ड के इसमें ऑलरेडी उस तरीके का सेग्रीगेशन हुआ है। जैसे मेरा इनकम के हिसाब से मेरे को जो कुछ हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत जो बीपीएल कैटेगरीज जी, हैं उनको अलग वो से क्या यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे है कैटेगरी नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव इट ऑन डिसएग्रीगेटेड राशन कार्ड बिकॉज देयर कुड बी अ लॉट ऑफ करप्शन। सर जी मेरा जो राशन कार्ड है उसके ऊपर तमिलनाडु has a highest efficient public distribution system is there, and therefore they not those people do not want a ration, they can give a in writing. Many people do not use a ration card. मैंने भी यही सुना है कि पीडीएस सिस्टम अगर देश में कहीं सबसे अच्छा चल रहा है तो तमिलनाडु में चल रहा है। very good, लेकिन यूथ ये जैसे कह रहा है address- कि उसमें सेग्रीगेशन की ज़रूरत है। यूथ कह रहा है कि हमारे लिए क्या इसमें पॉलिटिकल स्कोप है। इस सवाल का जवाब क्या राजनीतिक दलों के पास या आप लोगों के पास है? ये तो कल्ट ये तो यहाँ जो कल्ट इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है तमिलनाडु में अभी, और आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ तो कल्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, इसलिए जो बहुत सेंट्रलाइज्ड और जो इंटीग्रेटेड तो पावर तो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। अब लक्ष्मण साहब ने बोला था कि देयर इज़ नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी। एडिया का एक इम्पॉर्टेंट जो काम है, हम केसेस फाइल कर रहे हैं और अवेयरनेस का भी कर रहे हैं कि वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी आ जाएगा तो उसका जो सवाल को भी जवाब मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि कम से कम इस चुनाव से यूथ को और यहाँ की जनता को ये डिमांड करना चाहिए कि ये जो कल्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है इसको हम नकारते हैं और हमारे मुद्दे सामने ले आ जाए और हमारे मुद्दों पर बात की जाए? क्या ये इस चुनाव से इसकी कोई आभास, इसका कोई संकेत मिल रहा है क्या? इस चुनाव क्लोज होगा तो उसका संभव है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि वो डीएमके और एडीएमके पावर सेंट्रलाइज कर रहे हैं। डीएमके एडीएमके के तुलना में वो मोर डेमोक्रेटिक है, लेकिन जब अन्नादुरई थे और पहले जो डेमोक्रेसी था, अब तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी डीएमके में भी नहीं है, एडीएमके में भी कम्प्लीटली नहीं है। वो उसके लिए जो बहुत यंगस्टर्स का पार्टिसिपेशन जो चाहिए, वो जब भी जस्ट क्लोज इलेक्शंस में तो उसका क्या होगा कि रिन्यूड इंटरेस्ट होगा पॉलिटिक्स में। यंगस्टर्स का तो पार्टिसिपेशन तभी होगा जब यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में छात्रों को राजनीति करने का और राजनीति में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है कल्ट पॉलिटिक्स को कैसे खत्म करके मुद्दों को जगह दी जा सकती है? हेरिडिटरी पॉलिटिक्स का खत्म करना चाहिए, because that is a very dangerous to the democracy. Whichever political party, whether left or right or center, hereditary politics, family politics should be put on a full stop, which is a very dangerous to the real democracy. And then only the young generation, young people, youth may get opportunity. Otherwise
my son and my daughter, my grandson, my mama, atta, chittappa, chitti, all uncle, auntie, everybody will come. And then it is a political party become a family. सरवना, आप डीएमके की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इनर पार्टी डेमोक्रेसी वहाँ पे भी नहीं है, तो फिर इन मुद्दों को, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको कहाँ जगह मिलने वाली है? इनर पार्टी डेमोक्रेसी डीएमके में, क्योंकि डीएमके एक डेमोक्रेटिक पार्टी, आपको भी मालूम है, जो स्टार्ट नो आप टीआईडीएम के कंपेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं सब बीजेपी है डेमोक्रेटिक पार्टी है, आई नो, पार्टी है डेमोक्रेटिक। जो एडीएम से अलग है डीएमके का अभी भी जो उनका जो भी नेता उसको चुनाव से उन लोग स्वीकार करते हैं। और दूसरा है ये जो मैनिफेस्टो के ऊपर अभी जो डीएमके ने जो मैनिफेस्टो दिया है, उसमें हर एक क्षेत्र, जो रूरल हो या शहर हो या विलेज, तो ये सबके लिए एक अलग अलग पार्टी वाइज जो चुन के आ रहे हैं, जो उनके लिए नेतृत्व में एक टीम बनाया। जैसे लास्ट टाइम मिस्टर स्टालिन ने महिला के लिए एक टीम बनाया, इसको मगलिर सुय उदवी कुलो जो तमिल में कहते हैं, उसे एक टीम बनाया। उसमें टोटली उनका जो विचार है, यानी स्टेप बाय स्टेप नीचे पहले मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया है, और इसके बाद वो अब किस क्षेत्र को कितनी प्रायोरिटी देनी है उस पर वो काम करें, और इसीलिए शायद एग्रीकल्चर के लिए अलग बजट और इरिगेशन का अलग डिपार्टमेंट बनाने की बात कही है। मैं आपके पास अंत में आना चाहती हूँ, पहले आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो कल्ट पॉलिटिक्स है जिसमें जनता के और ऐसे यूथ के मुद्दे दबते जा रहे हैं, उस कल्ट पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? नया विकल्प, और विकल्प क्या है विकल्प लोगों के पास? ही मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों बड़े पार्टियों ने अपना शिकंजा इस तरीके से कसा हुआ है, उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति कोई आए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल आए थे, तो उस तरीके से कोई अगर उभर के आए, पता नहीं कौन इस तरीके से नेता कोई अभी मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा संकेत दिख रहा है? ऐसा दिख नहीं रहा, तमिलनाडु में तो फिलहाल दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर नेशनल पार्टीज़ को यहाँ अपना धीरे धीरे, बीजेपी एक पार्टी है जो अपना कुछ कर सकती है, अभी तो इस इलेक्शन में तो शायद ही कुछ हो। मैंने इस चर्चा की शुरुआत में एक कोर इशू रखा था, और वो कोर इशू ये था कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ और नेताओं की तरफ से जनता को इतनी मुफ्त चीज़ें बांट दी जाती हैं कि उनके सामने जो बड़े सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सवाल हैं वो छुप जाते हैं, और पूरी राजनीति जो है वो पर्सनालिटी कल्ट बन के हो गई है। जो रियल इश्यूज़ हैं उनके एम्पावरमेंट के या उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के, वो छूटते जा रहे हैं। तो इस कल्ट पॉलिटिक्स से मुक्ति और जो रियल एम्पावरमेंट है उसको जगह देने के लिए आपकी नज़र में क्या करने की ज़रूरत है? कल्ट पॉलिटिक्स की समाप्ति आवश्यक है, ताकि अन्य मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जाए। और इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पर्टिकुलरली उस प्रश्न करने वाले को। इस बार पहली बार तमिलनाडु में 1.5 करोड़ युवा मतदाता शामिल हुए हैं। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ यंगस्टर्स, 5-5.5 करोड़ टोटल मतदाता हैं, जबकि उसमें 1.5 करोड़ नए शामिल। आप मेरी बात सुने, इसलिए कि पहले, आज से पहले जब युवा 18 साल का या 21 साल का हुआ करता था, तो वोटर बनने के लिए उसको कई समस्याओं को जूझना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, घूस खिलानी पड़ती थी, बहुत सारी समस्याएं थी। आज की सरकार ने, अब आप जो भी कहें सरकार को, लेकिन प्रेजेंट सरकार ने, अम्मा की सरकार ने सबको ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर वोटर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इलेक्शन कमिश्नर की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा यंग वोटर्स बन गए। अब ये वोटर जो है ये राजनीतिक धारा बदल सकते हैं, आपने जो कहा था। और मैं यही मानता हूँ कि यही 1.5 करोड़ मतदाता चाहे तो यहाँ की कल्ट पॉलिटिक्स की विचारधारा को और राजनीतिक धारा को बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से और एक चुनावों में नहीं होगा। नहीं, लेकिन जब तक उनको राजनीतिक रूप से, जब तक उन्हें जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक, या जागरूक होने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयमेंट और पढ़ाई की बात करके रुक जाएंगे। उसके आगे की सोच डेवलप करने के लिए तो राजनीतिक लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाता था और अपने क्लासरूम में देखता था कि हमें पता लगता था कि यहाँ का जो विद्यार्थी है वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक है, जानकार है,
अब ये बात ज़रूरी है कि हर आदमी को रोटी पानी पापी पेट का सवाल है, उसको नौकरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए, लेकिन राजनीतिक जागरूकता नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। यहाँ के विद्यार्थी अगर अन्य जैसे यूपी बिहार जहाँ से मैं आता हूँ, अगर मैं उन विद्यार्थियों की तुलना करूँ तो मुझे लगेगा यहाँ का विद्यार्थी ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक है और वो इस परिवर्तन का भागीदार हो सकता है यदि वो चाहे और अगर इस तरह का वातावरण बने तो। लेकिन मैं ये सहमत हूँ कि फ़िलहाल कल्ट पॉलिटिक्स जारी रहेगी। जी, एक आखिरी सवाल लक्ष्मणन साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ। CV रमन, C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे फिगर्स क्या आज की राजनीतिक परिस्थिति से ऐसे विश्वविद्यालयों में निकल पाएंगी? वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी मुश्किल है क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम का अंदर बहुत चेंज, रेडिकल चेंज, नेगेटिव चेंज हैज़ बीन टेकन प्लेस in terms of dictating the Senate and Vice Chancellor, appointment of Vice Chancellors, appointment of teachers and professors, all has been very politicized in terms of not in a positive sense, in a negative sense. In Tamil Nadu, Vice Chancellor, it has been admitted by one of the church committee by former Professor M. Anandakrishnan in a public meeting. In appointment of Vice Chancellor needs 5 crore to 10 crore rupees, and how if a Vice Chancellor pay 5 crore become a Vice Chancellor, how he can provide a very nice administration, decent education and concern about the students issue and concerned about the development of the academic endeavor. Therefore, we need to get away from the electoral politics from the education. A student must be politicized. The people have to be politicized. बात से एक बात तो स्पष्ट हुई कि अगर लोगों के अंदर जागरूकता हो तो ये जो समस्याएं हैं उससे वो खुद अपना निदान निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि विकल्पहीन दुनिया नहीं होती है, कोई ना कोई विकल्प पैदा हो जाता है और राजनीति हमेशा संभावनाओं के आधार पर होती है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है संभावनाएं ऐसी पैदा हो कि एक नई राजनीति पनप सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका, और आपका भी शुक्रिया। पर मुझे उम्मीद है कि लड़कियां यहाँ पर बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ। अगली बार आऊँगी तो ज़रूर आप लोगों को मौका दूंगी और फिर से सवाल करवाऊँगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।